अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, बेसिकली जो चैप्टर है वो है द केमिकल कंटेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यानी लाइफ के अंदर केमिकल्स का क्या रोल है, इसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देखेंगे। ज़रा जूम इन कर लूँ इसको। सो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट हैं टोटल। कॉन्सेप्ट नंबर 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट नंबर 2.1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2.1 में कुछ हमारे पास सर्टन टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सो इसके अंदर जो हमारे 2.1 के अंदर कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड किसको कहते हैं, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही होती है किसी भी एटम के अंदर। देन हम देखेंगे मैटर क्या चीज़ है, फिर एलिमेंट किसको कहते हैं और ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं। उसके बाद गोइटर क्या चीज़ है और किस वजह से होता है। देन हमारे पास आर्सेनिक के क्या हैज़र्ड्स हैं या ये क्या चीज़ है और किस तरह से लाइफ पे इसका इम्पेक्ट आ रहा होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे केस स्टडी। केस स्टडी हमारी थोड़ी सी इन्हीं अबव टॉपिक से रिलेटेड स्टडी होगी। देन हमारे पास आखिर में होगा कॉन्सेप्ट चेक, कि हमने ऊपर ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनको पढ़ के इनको समझ के हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या बने और हम कितना इनको जो है वो समझ सकें, कितना ये टॉपिक्स हमारे ब्रेन में पेनिट्रेट कर सकें। ठीक है, हमें कितना समझ आए वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो चैप्टर की बिल्कुल बिगनिंग में हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें कुछ आंट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब ये आंट्स सबसे स्टार्ट में चैप्टर के दिखाने का क्या फ़ायदा होगा और क्यों दिखा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में जो समझेंगे वो समझेंगे केमिकल्स का इम्पैक्ट किस तरह से होता है लाइफ में और किस तरह से केमिकल्स हमारे लिए यूज़फुल है और किस तरह से केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे आंट्स को दिखाया गया है कि किस तरह से आंट्स केमिकल्स का यूज़ कर रही होती हैं अपने एनिमीज़ के ऊपर। ठीक है, जब भी कोई एनिमी इनका शिकार करने आता है, इनके करीब आता है, तो ये अपने अंदर से फॉर्मिक एसिड की बम्बार्टमेंट कर देती हैं उस पर। फॉर्मिक एसिड जो कि इसका नाम बता रहा है कि ये एक हैजिड्रस केमिकल है। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है। सही इस तरह से वो कहते हैं ना, चूटी ने अपना डंक मार दिया और उसके बाद उस एरिया पे सर्टन एरिया पे जो है वो थोड़ी सी स्वेलिंग रेडनेस हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनके डंक में कोई ना कोई केमिकल एंटिटी है। अब वो केमिकल एंटिटी जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन कॉज कर रही होती है। सही, आगे अगर हम इस चीज़ को डिटेल में समझें, सेकंड में ज़रा कलर चेंज कर लूँ। तो हमारे पास ये है कि व्हाट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड सच एज फॉर्मिक एसिड। अब हम कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड जो है एक कंपाउंड है, तो हम समझेंगे कंपाउंड होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंपाउंड जो भी चीज़ है उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस कंपाउंड को नाम दे रही है कि वो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंड कहते किस चीज़ को है। कंपाउंड बेसिकली एटम से मिलके बना हुआ होता है। ये जैसे ये फॉर्मिक एसिड का ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है एटम्स नज़र आ रहे होंगे। लाइक आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, कार्बन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जब एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो जुड़ेंगे कैसे, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल की अगर हम बात करें किस तरह से आपस में ज्वाइन होते हैं, तो वो होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स के थ्रू आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हुए होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, अब कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हम इन एटम्स में से कोई एक एटम ले लेते हैं जो कि हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का एटम। अगर हम ऑक्सीजन के एटम को देखें,
ठीक है, तो ऑक्सीजन के अगर हम एटम को देखें, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही है, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, कितने हैं, 8 हैं, सॉरी हाँ 8 हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं किसी भी एटम की आइडेंटिटी को, सही है, कि वो एटम है क्या, कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। देन हमारे पास एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, डिटरमाइन कर रही होती है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, यानी ये आइदर दूसरी किसी एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कौन सी चीज़ बताएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके शेल्स हैं, तो इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें कह सकते हैं कि 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि 6 हैं। और जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना होता है, ऑक्टेट, जिसको हम अट्ठा कहते हैं उर्दू में, और मतलब क्या होता है 8, ठीक है। अब इसको 6 में हम कितने प्लस करेंगे कि ये अपना बराबर हो जाए 8 के, कितने इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ये अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर सकता है, ये बॉन्डिंग कर सकता है कितने एटम्स के साथ। तो बेसिकली इसको 2 जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। और जब ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा तो हम ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एटम्स को कहते हैं कि अब ये क्या है, स्टेबल हैं, अब इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखा हुआ है, अब इन पे कोई दूसरा एटम आके अटैक नहीं कर सकता, ये कह लें कि ये अब स्ट्रॉन्ग बन गए, सही है। जबकि अगर हम ये करते हैं कि ऑक्सीजन से इसके पास ऑलरेडी 6 हैं और इससे 2 और ले लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, मज़ीद वीक हो जाता, कोई भी दूसरा एटम आके इस पर अटैक करता और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता। लेकिन जब इसने अपना पूरा ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया तो अब इसके पास स्पेस ही खाली नहीं होगी, यानी ये स्पेस भी इसकी फिल हो जाएगी और ये स्पेस भी इसकी फिल हो जाएगी। अब इसके पास कोई स्पेस खाली नहीं होगी किसी के साथ बॉन्डिंग कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटम्स पे, हाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर, कि वो एटम्स आपस में किस तरह से जुड़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इन फॉर्मिक एसिड दिस ओ अट्रैक्ट्स एच इलेक्ट्रॉन, ये ओ के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्ट की वजह से इसने आपस में क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ये अपने अंदर से H को रिलीज़ कर देता है, H इससे अलग हो जाएगा, तो क्या करेगा ये, रिलीजिंग H एंड मेकिंग दिस कंपाउंड एन एसिड। अब ये किस में चेंज हो गया, एसिड के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, जो कि स्टिंग्स वगैरह में पाया जाता है, आंट्स के। सही, तो हमने यहाँ पे देख लिया कंपाउंड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही होती है। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर को हम बहुत अपनी प्राइमरी क्लासेस से तकरीबन पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि मैटर क्या है। बेसिकली ये लेक्चर्स जो हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं ये सब उनके लिए रिवीजन है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, या फिर कैम्बल बुक को जो है वो उर्दू में ट्रांसलेटेड फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो बेसिकली ये लेक्चर्स जो हैं वो उनके लिए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको लेते हुए कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, उनको लेते हुए कुछ केसेस की स्टडीज़ भी हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो हर चीज़ की आपको बिल्कुल स्मॉल चीज़ें भी इसमें बता रही होंगी, सारी डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। मैटर की अगर हम बात करें, मैटर कंसिस्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन प्योर फॉर्म एंड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है।
या तो मैटर के अंदर केमिकल एलिमेंट्स प्योर होंगे या फिर कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। अच्छा जी, तो हम फर्स्ट देख रहे थे कि अभी हम ये प्योर या कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, क्या होगा, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि मैटर होता क्या है। सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं मैटर के ऊपर। सही, कोई भी आप चीज़ को देख लें, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड मास, जो भी चीज़ जगह घेरे और वज़न रखे, ठीक है, कोई स्पेस ले और प्लस उसका कोई मास भी हो, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है, मैटर है। उर्दू में कहते हैं मादा है, ठीक है। मैटर जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रॉक्स की, ठीक है, पत्थर वगैरह जो भी हैं, ये भी जगह भी घेरते हैं, वज़न भी रखते हैं। इसके अलावा आप मेटल्स की बात कर लें तो सेम सिचुएशन इज़ देयर। ऑयल की बात करें या गैस की बात करें, अब आप बोलेंगे गैस, गैस कैसे हो सकता है, गैस तो बहुत लाइट वेटेड होती है। बट आप ये देखें कि गैस का एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल 3 kg का गैस का सिलेंडर है, तो उसमें आप 3 kg ही गैस जो है वो फिल अप करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा गैस उसके अंदर नहीं आएगी। तो ये इस चीज़ का सबूत होता है कि गैस भी जो है वो मैटर है, जो कि जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है। सेम इन केस ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स भी आपको लीटर्स वगैरह में मिल रहा होता है, ठीक है। अगर आपने 1 लीटर की ऑयल की बॉटल ली है, उसमें 1 लीटर ही ऑयल आएगा, उससे आप ज़्यादा अगर उसको 2 लीटर्स पे ले जाना चाहें तो आप उसको नहीं भर सकते, ठीक है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट सीम्स टू बी एंडलेस असॉर्टमेंट्स ऑफ मैटर्स, ओके। तो इसके साथ साथ हमारे पास मैटर्स की एग्जांपल में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमने भी मैटर को देखा, हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ, इसको इस तरह समझ लेते रुके, कि सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास एलिमेंट, उससे मिलके बनता है मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट इटसेल्फ क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू अदर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी broken down to other substances by केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि टूट ना सके किसी दूसरे सब्सटेंसेस से किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है, एलिमेंट है। अगर हम आज की बात करें तो अभी तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिए, तो ऑलमोस्ट 92 एलिमेंट्स हैं जिस जो अकर करते हैं, अकेरिंग अकेरिंग इन नेचर, ठीक है, जो कि हमारे पास नेचर में पाए जाते हैं। टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है गोल्ड, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह की, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज़ अ सिंबल। अब ये जो गोल्ड, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये मैं कह रही हूँ, इन सबका आपको पता है कि कोई ना कोई सैम्बलिक वे में भी हम इसको डिनोट या डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये सैम्बलिक लैंग्वेज जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, सो बेसिकली सैम्बल्स आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन और जर्मन, ठीक है। तो सैम्बल्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, लैटिन या फिर जर्मन लैंग्वेज से आए। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम की, तो हम इसको डिनोट कैसे कर रहे होते हैं, एन
ए से। अब बेसिकली ये क्या है, लैतीनी वर्ड है नेट्रियम, NATRIUM। तो इसके स्टार्टिंग के दो वर्ड ले लिए और उसको डिनोट कर दिया कि भाई ये जो सैम्बल है ये शो कर रहा है सोडियम को। तो सैम्बलिक लैंग्वेज के अंदर आप बेसिकली कोई स्टार्टिंग का लेटर या फिर स्टार्टिंग के टू जो है वो लेटर ले रहे होते हैं उसको डिनोट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। अच्छा जी, उसके बाद हमने एलिमेंट समझा। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था, बेसिकली था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हमने एक बिल्कुल स्टार्ट में समराइज्ड फॉर्म में देख लिया था कि कंपाउंड क्या है। बेसिकली कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। टू और मोर डिफरेंट, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन लाजमी सी चीज़ इसमें क्या है कि ये कंबाइंड होंगे इन फिक्स रेशो। इनका रेशो जो है वो फिक्स होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए ले रहे हैं और एलिमेंट बी ले रहे हैं, उनको आपस में मिलाना चाह रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई रेशो होगा कि 1% ये जाएगा तो 2% वो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर NaCl की, तो इसमें दो चीज़ें आपके पास, एक क्या है, मेटल है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। सॉरी, Na क्या है, सोडियम है जो कि मेटल है, और Cl क्या है, क्लोरीन है जो कि क्या है, गैस है। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिल के ये क्या बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है NaCl का, जिसका कॉमन नेम क्या होता है हमारे पास, टेबल सॉल्ट, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम नमक कहते हैं। तो इसमें अगर हम रेशो की बात करें कि कितने रेशो में ये फिक्स होता है, तो बेसिकली ये 1:1 के रेशो में फिक्स होता है। यानी आपने क्या लेना है, सोडियम भी 1 लेना है और क्लोरीन भी 1 लेना है, तो आपके पास क्या बनेगा, टेबल सॉल्ट बना होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि सोडियम मेटल है, सही है, लेकिन क्लोरीन क्या है, अगर हम अलग अलग इनको लें तो क्लोरीन इटसेल्फ एक पॉइजनस गैस है, यानी गैस तो है ही है, इसके अलावा पॉइजनस गैस है, ख़तरनाक गैस है। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास एडिबल फॉर्म में आ गया, अब हम इसको खा सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कंपाउंड्स बनने का। उसके बाद हमारे पास व्हेन केमिकली कंबाइंड हाउएवर सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म एन एडिबल कंपाउंड वाटर। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, ये पहली एग्जांपल थी, दूसरी एग्जांपल है वाटर की, जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं H2O से। एन अदर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रोजन है इसके अंदर और ऑक्सीजन है, और इसका रेशो देखें तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन कितने, 2:1 के रेशो में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए हुए, ठीक है। और ये भी क्या है, एक एडिबल कंपाउंड है, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को। These are the simple examples of organized matters having elemental properties. Compound has characteristic different forms, those of its element. ठीक है, अब जब ये अगर सोडियम एक एलिमेंट था तो इसकी नेचर क्या थी कि ये मेटल था, और जब ये क्लोरीन के साथ मिल गया तो अब ये एडिबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं तो हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, NS सोडियम एक अलग चीज़ है, क्लोरीन एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो बदल जाती हैं। कहाँ क्लोरीन अगर हम अलग से देखते तो ये पॉइजनस गैस थी जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि जब इसको हमने सोडियम के साथ मिला दिया तो अब ये एडिबल बन गए। हम ये कह सकते हैं ना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइजनस थी वो अब चेंज हो गई है एडिबल फॉर्म में, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, कि हमने उसका कॉम्बिनेशन बनाया, उसको कंपाउंड के फॉर्म में लाया और उसको यूज़ करने के काबिल बना दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है दी एलिमेंट्स ऑफ लाइफ।
सही है। ऑन द 92 नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, हमने क्या बात की थी कि 92 हमारे पास तकरीबन नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि केमिस्ट ने अब तक डिस्कवर किए हैं। ठीक है, इसमें 20 to 25% हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स की भी क्या है, दो टाइप हैं, ऐसे कह लें, एक है एसेंशियल, एक है नॉन एसेंशियल। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देती हूँ परसेंटेज को, ज़रा कंफ्यूज करेगा वरना ये। एसेंशियल क्योंकि इसका नाम से जाहिर है कि जो कि ज़रूरी हो, लाइफ के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, नेचुरल हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी हो। जबकि नॉन एसेंशियल हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये गैर ज़रूरी होते हैं, यानी होते तो हैं, लेते तो हैं हम इन्हें, मगर ये उतने ज़्यादा लाइफ पे इम्पेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो एसेंशियल एलिमेंट्स की परसेंटेज हमारे पास टोटल जो नेचुरल हमारे पास एलिमेंट है 92 एलिमेंट्स, उसमें 20 to 25% हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ एंड रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, वो अपनी लाइफ गुजार सके, रिप्रोडक्शन वगैरह कर सके, अपना आपको रिप्रोड्यूस कर सकें, एक से दो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सके, उसके लिए उनको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। सही है, द एसेंशियल एलिमेंट्स आर सिमिलर अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट देयर इज सम वेरिएशंस। वैसे तो तकरीबन एलिमेंट्स के अंदर सॉरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, मगर कुछ जगहों पे ही डिफ़र कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमंस को जो ज़रूरत होती है 25 एलिमेंट्स होते हैं एसेंशियल, जबकि प्लांट नीड्स ओनली 17 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी के लिए ह्यूमंस को 25 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जबकि प्लांट्स को सिर्फ 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। सही, जस्ट फॉर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मेक अप्रॉक्सीमेटली 96%। अब ये जो हमारे पास ह्यूमंस के एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें हमारे पास तकरीबन 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास क्या आएगा, शॉर्ट में लिख दूँ या चलें पूरा लिख देती हूँ अभी। ऑक्सीजन, देन हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 96% जो है एसेंशियल एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं बॉडी के अंदर इंसानों की। इसके अलावा हमारे पास फ्यू अदर एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास ये कह लें कि कैल्शियम है, जिसको ये कह सकते हैं कि सी से हम डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन को यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एन से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एच से करते हैं, कार्बन को सी से, एंड ऑक्सीजन को ओ से। ठीक है, तो कैल्शियम है हमारे पास। इसके अलावा फॉस्फोरस है जिसको पी से डिनोट करते हैं। पोटेशियम है जिसको के से डिनोट करते हैं। फिर सल्फ़र है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। 96% तो इन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद जो बाकी बचा कितना परसेंट, 4%। यानी कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है ना। 100 में से 96% हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। उसके बाद 4% हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की हमें नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ हो गए, एक तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, तीसरी चीज़, जिसको हम कहते हैं, दूसरा यहाँ पे टॉपिक है ये ट्रेस एलिमेंट का। अब ये ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटी, यानी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं होते, बहुत कम थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है ट्रेस एलिमेंट्स की?
आयरन, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं Fe से, ठीक है। Some trace elements such as irons are needed by all forms of life. Others are required only by certain species. For example, अगर हम बात करें invertebrates के अंदर, invertebrates किसको कहते हैं हम? एनिमल विद बैकबोन, वो एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं। द एलिमेंट आयोडीन इज़ एन एसेंशियल। तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास एसेंशियल कंपाउंड क्या है? आयोडीन, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे होते हैं, सही है। इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए? हमारी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम होता है, और हार्मोन्स हमारे पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्लैंड की सिक्रेशंस होते हैं। तो हमारे पास है क्या है? थायराइड ग्लैंड, सही है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसको ज़रूरत होती है इस आयोडीन की, ठीक है। और अगर हम डेली इंटेक की बात करें, आयोडीन कितना हमने रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होता है? 0.15 मिलीग्राम, जिसको हम mg कहते हैं, ठीक है। इतना आयोडीन हमें हमारी डेली लाइफ में रिक्वायर्ड होता है। इज़ एडिक्वेट फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन थायराइड, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। देन एन आयरन डेफिशिएंसी, सॉरी, एन आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट caused by thyroid gland to grow to abnormal size। अब बॉडी के अंदर अगर किसी की हम ये कहें कि इस बंदे को क्या होगा, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी है। अब ये किस वजह से हो सकती है? कि वो बंदा अपनी डाइट के अंदर आयोडीन नहीं ले रहा, ठीक है। ये बॉडी में नहीं बनते, ये आयोडीन वगैरह ही हमें कंज्यूम करना पड़ते हैं, बाहर से लेना पड़ते हैं, ठीक है। तो अब एक बंदा है, वो इस तरह की डाइट लेता है जिसकी डाइट में आयोडीन है ही नहीं। अब उसको क्या हो सकती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी से क्या होगा? दैट कॉज थायराइड ग्लैंड टू ग्रो टू एबनॉर्मल साइज। तो उनका जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, एबनॉर्मल साइज में ग्रो करने लगता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इनको क्या हो गई? ये गॉइटर की डिजीज़ हो गई, ये गॉइटर की बीमारी हो गई, जिस वजह से इन पेशेंट्स का जो गला होता है ना, वो थोड़ा फूला फूला सा नज़र आ रहा होता है, बड़ा मोटा सा हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। कंज्यूमिंग सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट्स। अभी डेफिशिएंसी आप ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? आप क्या खाएंगे? जिसको भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो कंज्यूम करें सी फूड्स, ठीक है, जिसमें आपके पास मछलियाँ वगैरह हैं, या फिर अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करें। बहुत कॉमनली अब मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो गई थी, उसके बाद ये आयोडीन सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो गया था, और इसको लोग जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो है वो, जो लोग अपनी डाइट में सी फूड या आयोडीन को इंक्लूड रखते हैं, जैसे कि आयोडीन सॉल्ट की, तो ऐसे लोगों में क्या होता है? चांसेस कम होते हैं गॉइटर होने के, सही है। ये तो हमने देखा कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितना फ़ायदेमंद है इंसान के लिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक। Some naturally occurring elements are toxic to organisms in humans. For instance, the element is arsenic has been linked to numerous diseases and can lead to be lethal.
ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि ये लीथल होता है, यानी डेथ भी कॉज कर सकता है। इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर्सेनिक अकर्स नेचुरली एंड कैन मेक इट्स वे इनटू द ग्राउंड वाटर। यानी कुछ जगह ऐसी थी दुनिया में जिनके ग्राउंड वाटर में, यानी जो कहते हैं ना बोरिंग करवा के पानी को निकालना बाहर लेके आना अंडरग्राउंड, ज़मीन की तह से, ठीक है। तो उस पानी के अंदर क्या हो गया कि आर्सेनिक जो है वो नेचुरली उसमें इंक्लूड होने लग गया एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग वाटर फ्रॉम ड्रिल्ड ड्वेल्स, ठीक है। जिन्होंने वो पानी जो उन्होंने ड्रिल्ड करके निकाला हुआ था ड्रिल्ड वेल्स से, ठीक है, इन सम साउदर्न एशिया million of people have been inadvertently exposed to the arsenic laden water, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों का एक्सपोजर जो है एक्सीडेंटली, यानी ये कोई जान के तो नहीं हुआ था, किसी को क्या पता कि जो ज़मीन के अंदर से पानी निकल के आ रहा है वो आर्सेनिक कंटेनिंग है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि ऐसा पानी आर्सेनिक लेडन वाटर करा था, तो उनसे उनका एक्सपोजर हुआ, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आए और फिर मालूमात करने पे पता चला कि ये जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं लोग, इसमें आर्सेनिक मिला हुआ है। सही। ये हमारे टॉपिक्स थे। इसमें से हमने ये देख लिया एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं, गॉइटर क्या है, आर्सेनिक क्या है। अब हम जा रहे हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। अच्छा जी, अब हमने अपनी जो चैप्टर 1 देखा था उसमें हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे उसी से रिलेट एक केस स्टडी देखेंगे कि अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी पाई जाती है, तो एवोल्यूशन से किस तरह से ऑर्गेनिज्म उसको एडॉप्ट कर लेते हैं और वो फिर उस टॉक्सिक एलिमेंट के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कि सम स्पीशीज़ हैव बिकम अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर यूजुअली टॉक्सिक। यानी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक स्पीशी के लिए टॉक्सिक है जबकि दूसरी के लिए नहीं हो रहे। अब वो इट सेल्फ तो नेचुरली टॉक्सिक एलिमेंट है, लेकिन जो दूसरी स्पीशी है उसके लिए वो टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है कि एवोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। अब वो किस तरह से, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारी बुक के अंदर, वो है सरपेंटीन प्लांट की, ठीक है। सरपेंटीन प्लांट की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी एग्जाम्पल हमें दी गई है। सरपेंटीन बेसिकली क्या है, एक जेड लाइक मिनरल है, यानी पत्थर का सा सख्त सा एक मिनरल होता है दैट कंटेन्स एलिवेटेड कंसंट्रेशंस ऑफ एलिमेंट्स सच एज। अभी सरपेंटीन के अंदर क्या हो सकता है आपके पास, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है। उनके नाम ही बता रहे हैं कि ये हेल्थ के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक कंपाउंड कह सकते हैं इसको, और इसके अंदर इन सब की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है। Although most plants cannot survive in soils that forms from serpentine rocks. अब serpentine क्या एक मिनरल है जो आपके पास बहुत ही सख्त सी शक्ल का होता है, पत्थर की शक्ल का होता है, ठीक है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब ऐसे प्लांट्स जिनको हम ऐसे एरिया में उगाएं जहाँ पे सरपेंटीन रॉक्स टाइप सॉइल हो, तो वो प्लांट्स जो है वो कुछ सरवाइव नहीं कर पाते,
उसके बरक्स कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अ स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज दैट हैव एडेप्टेशंस दैट अलाउ देम टू डू सो। ठीक है, तो उन प्लांट्स ने क्या कर ली होती है, बेसिकली एडेप्टेशन कर ली होती है। जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। प्रिज्यूमेबली वेरिएशंस ऑफ एंसेस्ट्रल्स non-serpentine species arose that could survive in serpentine soils, and subsequently natural selection result in the distinct array of the species that we see in these areas today. अब ये adaptation किस वजह से की हुई होती है? Adaptation is due to the natural selection. ये हमने बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है जिसकी वजह से वो जो है वो सरवाइव कर पा रहे होते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे serpentine है। Serpentine adapted plants are of great interest to research because studying them can teach us so much about natural selection and evolutionary adaptation on local scale। ठीक है, सो इन सब का अगर मैं निचोड़ देखूं तो serpentine plant community आर ग्रोइंग ऑन सर्पेंटीन सॉइल। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं ये प्लांट? बेसिकली सर्पेंटीन सॉइल पे ग्रो करते हैं, विच कंटेन्स एलिमेंट्स डेट आर यूजुअली टॉक्सिक टू प्लांट्स। लेकिन सर्टेन एडेप्टेशंस की वजह से ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ये प्लांट जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं सर्पेंटीन सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस स्टडी थी कि एवोल्यूशन ऑफ टॉलरेंस क्या था, कि एवोल्यूशन ऑफ टॉलरेंस टू टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट चेक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ये सर्पेंटीन प्लांट आपको दिखा रहे हैं और सर्पेंटीन रॉक दिखा रहे हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक्स हैं। कॉन्सेप्ट चेक में हमारे पास पहला है कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेन हाउ टेबल सॉल्ट हैज़ इमर्जेंट प्रॉपर्टी। हम कैसे कह सकते हैं कि टेबल सॉल्ट के अंदर जो कि क्या था NaCl, उसके अंदर इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। किस तरह से? क्योंकि Na जो था वो इटसेल्फ मैटर था और Cl जो थी एक पॉइजनस गैस थी, लेकिन जब ये आपस में इमर्ज हुए तो इन्होंने एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ अ ट्रेस एलिमेंट्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स एक्सप्लेन, कि ट्रेस एलिमेंट बॉडी के लिए एसेंशियल है या नहीं। तो ये हमने देखा कि ट्रेस एलिमेंट्स माइन्यूट अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी की एग्जांपल एक जो कि क्वेश्चन भी और ट्रेस एलिमेंट की एग्जांपल भी है। इन ह्यूमंस आयरन, आयरन क्या है? ट्रेस एलिमेंट। इज़ अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन, द मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। अच्छा, आयरन की ज़रूरत क्यों है? कि हीमोग्लोबिन काम कर सके। हीमोग्लोबिन इटसेल्फ क्या है? एक मॉलिक्यूल है हमारे ब्लड सेल्स के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि ज़रूरी है किस लिए? कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। व्हाट माइट बी अफेक्ट ऑफ एन आयरन डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो अब क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको जो है वो इसके मिल रहे होंगे। अगर किसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर क्या क्या आपको सिम्टम्स मिल रहे होते हैं? फटीग, वीकनेस, ठीक है, पेल स्किन हो रही होगी उसकी, बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा शॉर्टनेस है ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उसे मसला होता है। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स हमें दिख रहे होते हैं अगर किसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मेक कनेक्शंस। मेक कनेक्शंस में हमारे पास क्या है कि एक्सप्लेन हाउ नेचुरल सिलेक्शन माइट हैव प्लेड अ रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज दैट आर टॉलरेंट ऑफ सर्पेंटीन सॉइल्स। ठीक है, जो अभी हमने केस स्टडी देखी है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ने स्पीशीज़ को जो है वो सरवाइव करने में आसानी फराहम पैदा की कि वो सर्पेंटीन सॉइल के अंदर भी प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे थे। बेसिकली बाय फेवरिंग इंडिविजुअल विद जेनेटिक ट्रेड्स। ये किस वजह से हुआ होगा? क्या उनके अंदर जेनेटिक जो उनके ट्रेड्स थे दैट अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन द हार्श एनवायरनमेंट,
उनके जीन में, उन प्लांट्स के जीन में इस तरह के ट्रेस उनके एंसेस्टर्स के पास से आए जो कि उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो सरवाइव कर सकें किसी भी हार्श एनवायरनमेंट के अंदर। ओनली इन दोज स्पीशीज़ हु डेवलप एडेप्टेशंस टू टॉलरेंस दिस कंडीशन। और ये जेनेटिक ट्रेट्स आपको सिर्फ उन्हीं स्पीशीज़ में मिलेंगे जिन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशंस डेवलप कर ली थी ताकि वो टॉलरेंस कर सकें उस कंडीशन की, उस सर्पेंटीन सॉइल की जो कंडीशन थी जिसमें टॉक्सिसिटी लेवल ज़्यादा थे, उसमें सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट नंबर 2.2 के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।